वेलकम बैक टू द क्लास। कल चैप्टर हो गया फिनिश एक, आज चलेगा नया चैप्टर फाइनल अकाउंट, है ना। देखो क्या है इसमें। अंतिम खाते, वैसे तो कंपनी के अंतिम खाते हैं ना फाइनल अकाउंट। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट तुमको समझना है। फाइनल अकाउंट बनते हैं ना, तो पहले जो है इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनते थे 1956 के अकॉर्डिंग। अब ये जब यहाँ पे बनते थे तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें बनानी पड़ती थी। एक तो बनता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हमको बनाना पड़ता था बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, इसको बोलते हैं व्यापार एवं लाभ हानि खाता। कंडीशन क्या थी कि ये दोनों ही फॉर्मेट जो है ना, यहाँ पे ये दोनों ही जो फॉर्मेट है ये यहाँ पे वर्टिकल होते थे। लेकिन अभी क्या चेंज हुआ है, अब नया नियम लागू हो गया है। दो 2013 जो 2014 में लागू हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब इसको फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट नहीं बोलते, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दे दिया है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें भी दो फॉर्मेट है हमारे पास। पहला है स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, या तुलना पत्र, और इसको बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। इसी खाते में इंक्लूड क्या क्या है, व्यापार खाता इंक्लूड है इसमें, लाभ हानि खाता इंक्लूड है, और साथ में लाभ हानि नियोजन खाता भी इंक्लूड है। तो ये तीन अलग से नहीं बनाने पड़ते हैं हमको, सिंगल एक ही से काम हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अब इस फॉर्मेट में क्या है कि इस फॉर्मेट में चीज़ें बनती हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखना क्या है कि वर्टिकल फॉर्मेट जो आप पहले बनाते थे इनको, तो पहले समथिंग चीज़ें ऐसे शो होती थी आपको। ये था ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। ऐसे ही समथिंग होती थी बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट, यहाँ लायबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, यहाँ असेट्स, यहाँ अमाउंट। ये पहले के फॉर्मेट थे, लेकिन अभी इन फॉर्मेट को चेंज करके उस फॉर्मेट में आ गए हम। अब यहाँ का फॉर्मेट कैसा है, यहाँ फॉर्मेट ऐसे बना दिए गए हैं। मानो ये बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, यहाँ आता है नोट नंबर, यहाँ आता है अमाउंट ऑफ करंट ईयर, और यहाँ पे आता है अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। और ऐसे ही फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L को बना दिया गया है।
ये पर्टिकुलर, यहाँ पे नोट नंबर, यहाँ अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे है अमाउंट ऑफ यहाँ पे करंट ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर। ऐसे फॉर्मेट चेंज हो गए, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये वाला फॉर्मेट सिर्फ कंपनी पे यूज होता है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये बनाएंगे, और कंपनी के अलावा अगर किसी और के बना रहे हैं तो ये आएगा। जैसे मानो अगर आप एकल व्यवसाय के लिए बना रहे हैं तो हमेशा आपको यही बनाना है। इसके अलावा आप अगर साझेदारी फर्म के लिए बना रहे हैं तो भी यही बनाना है। इसके अलावा हिंदू अविभाजित परिवार के लिए बना रहे हैं तो भी आपको यही बनाना है, ये वाला हमेशा। वो सिर्फ कंपनी के लिए यूज होगा, बाकी किसी के लिए नहीं, बाकी सबके लिए यही वाला यूज होना, जैसे पहले से बनाते थे। तो ये बात समझ में आ रही सबको? ठीक है। अब हम फॉर्मेट सीखेंगे, एक बार बैलेंस शीट का और एक बार स्टेटमेंट ऑफ P&L का। तो पहले जो क्वेश्चन है ना वो बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीख रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी मद आएंगी और उन मदों का क्या काम है, कहाँ से बनती है ना, सबको एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक बार। करना है इसको नोट डाउन कर लो, वरना चलो देखो कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मेट। कुछ वैल्यू तो आपको पता है पहले से, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। अच्छा, प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं वैसे तो, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एज ऑन, जिस डेट को वो बना रहा है उस डेट में, और इन द बुक्स ऑफ, जिस भी कंपनी का बन रहा है। वैसे तो यहाँ लिखा जाता है डेट भी और कंपनी का नाम भी, तो इधर ना लिख के आप ऊपर भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो इसको दो पार्ट में वो बनाना पड़ेगा, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट उधर। प्रीवियस ईयर में कोई अमाउंट आती नहीं है, ब्लैंक ही रहेगा वो। कुछ चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी हैं इसमें। करंट ईयर में आती हैं सारी अमाउंट्स। नोट नंबर में हमको नोट बनाने पड़ते हैं, जिन अमाउंट को एडलेस करना है वो यहाँ लिखना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इधर का कॉलम पर्टिकुलर, अमाउंट के सामने कौन सी मद है, नोट नंबर इधर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, CY करंट ईयर है ये, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, PY प्रीवियस ईयर है, और ये जो कॉलम है ये है पर्टिकुलर का। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसका फॉर्मेट बना देता हूँ, उसका फिर समझाता हूँ सारी चीज़ें एक एक करके, है ना, क्या क्या वैल्यू है ये। फोटो अब समझो ये बात क्या क्या है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट रेडी है। अब एक एक बात समझनी है, किसी भी क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं आएंगी। अगर सारी चीज़ें आएंगी तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा ना। समझो एक एक करके। शेयर, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का मतलब है इधर सारे के सारे हेड जो है वो लायबिलिटीज़ के रहने वाले हैं। इक्विटी से मतलब है जितने भी शेयर कैपिटल रहती है उनका हेड है, ठीक है। अब समझना शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब है। शेयर होल्डर फंड वो है जहाँ पे कैपिटल रहेगी और कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाती है और जितने भी रिजर्व बनाती है वो सारे के सारे कैपिटल में इंक्लूड समझे जाते हैं। मानो आपने 10 लाख रुपए लगा कोई बिजनेस किया स्टार्ट, अब आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आपका बिजनेस अब 12 लाख का हो जाएगा अगर आप 2 लाख को घर लेके नहीं जाते हैं और बिजनेस में लगा देते हैं। तो प्रॉफिट भी कैपिटल का पार्ट समझा जाता है। पहले तो इसमें आएगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में 2 कैपिटल हो सकती है हमारे पास। पहली कैपिटल कौन सी, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2 टाइप की कैपिटल होती है, दोनों इधर लिखनी होती है हमको अलग अलग दोनों तरीके से। अब इनके लिए हमको नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनाना पड़ता है क्योंकि शेयर कैपिटल में बहुत सारे हेडिंग आते हैं,
ऑथोराइज कैपिटल आता है, स्टूडेंट सब्सक्राइब कैपिटल आता है, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल आता है, उसमें कॉल्स इन एरियर भी होता है, कॉल्स इन एडवांस भी होता है, शेयर फॉर फ्यूचर भी होता है ना। तो जैसे हमने शेयर वाले चैप्टर में सीखा इसका एक अलग हेड बना के, वैसे ही नोट्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे इसके लिए अलग से, अगर ज़रूरत है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट समझाता है, इसीलिए कैपिटल वाले हेड में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। जितने भी रिजर्व रहेंगे, चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे कोई स्पेशल रिजर्व हो, सब इसी में आएगा। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों बात एक ही है। सरप्लस को P&L के जैसे समझाता है। सरप्लस में क्या आता है P&L, P&L का अगर लॉस में है आंसर तो सरप्लस का आंसर माइनस में दिखता है, और P&L का आंसर प्रॉफिट में है तो ये प्लस में दिखता है। बात समझ गए। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये बात समझनी ये क्या चीज़ है। शेयर दो टाइप से इशू होते हैं। पहला ये कि 10 रुपये का शेयर है, आपने 10 रुपये में इशू कर दिया, पूरा अमाउंट एक साथ में प्राप्त कर लो, या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में प्राप्त करो, 2 रुपये एक बार, 3 रुपये एक बार, फिर 2 रुपये, फिर 3 रुपये, इस तरीके से। और कभी कभी क्या होता है कि शेयर को इशू तो किया जाता है, लेकिन खरीदने वाला उसको उसी टाइम नहीं खरीदेगा जिस टाइम इशू किए जा रहे हैं। उसके लिए पहले से निर्धारित एक अमाउंट होती है कि भाई इतने रुपये में खरीद सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर तुम कभी भी खरीद सकते हो, है ना। शेयर का एक वारंट बना देते हैं वो, उसमें क्या होता है कि उसमें शेयर का एक मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। खरीदने की कोई डेट निश्चित नहीं होती है, इश्यू में तो डेट निश्चित होती है कि तब तक खरीदना है, तब तक तुमको इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है, सब कुछ निश्चित है। लेकिन शेयर वारंट में निश्चित नहीं है, पहले से निर्धारित एक मूल्य होता है, और इन फ्यूचर कोई भी व्यक्ति शेयर वारंट को खरीद सकता है। तो ऐसी कोई भी मनी जो अभी शेयर वारंट से आने वाली है वो भी यहीं पे आएगी। शेयर कैपिटल का पार्ट समझा जाता है वो भी, ठीक है। आगे क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये कौन सी मनी है, कभी कभी क्या होता है कंपनी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मांग पाई है, लेकिन उसी टाइम पे उसको क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ऑडिट कराना है, चेक करना है। तो ऐसी कोई भी अमाउंट जो कि शेयर इशू किए गए हैं लेकिन वहाँ से सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो वो सारी की सारी मनी इधर आएगी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जिसका अलॉटमेंट अभी रिसीव्ड हुआ नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो पाई है हमारे लिए। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में वो सारी की सारी लायबिलिटीज़, वो सारी देयता आएंगी जिनको हम इन फ्यूचर पे करेंगे, लेकिन 12 महीने से ज़्यादा का समय होना चाहिए। करंट पीरियड जो माना जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल जो 12 महीने का होता है वैसे, है ना। कोई भी कंपनी अगर 1 अप्रैल को शुरू हो रही है तो 31 मार्च को बंद करेगी, अगर 1 जनवरी को शुरू हो रही है तो 31 दिसंबर में बंद करेगी। तो ये पूरा जो साइकिल है ये एक टर्म है, ये ऑपरेटिंग पीरियड का है ना। लेकिन आपको याद क्या रखना है, जब भी कोई भी लायबिलिटीज़ 12 महीने से ज़्यादा के टाइम में रहेगी तभी वो कहाँ आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। और करंट लायबिलिटीज़ में जो 12 महीने से कम के टाइम में रहेगी। सिंपल आप ये समझ सकते हैं, जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो 12 महीने से पहले पहले, वो सारा का सारा आएगा करंट में, और जिनको आप कन्वर्ट कर पाओगे 12 महीने के बाद में, वो सारा का सारा आएगा लायबिलिटीज़ में, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, ठीक है। चलिए, अब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या है, एक लंबे समय के लिए पैसा उधार लिया है तुमने किसी से, लोन वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, इसका मतलब समझो, एक तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होती है और एक डिफर्ड टैक्स असेट्स होती है। दोनों का मतलब क्या है, हम जो टैक्स पे करते हैं ना, जो टैक्स लगता है वो 2 तरीके का होता है। एक टैक्स वो जो हमने अपनी बुक्स बनाई और बुक्स के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग जो टैक्स निर्धारित हो रहा है, तो टैक्स हो गया 2 तरीके का। मानो एक तो जो हमने सेल्फ से काउंट कर लिया है वो, और एक वो जो किसी ऑफिसर ने काउंट किया है, ठीक है। एक तो वो जो कोई ऑफिसर आया, कोई टैक्स का अधिकारी आया, उसने काउंट किया, एक वो जो हम सेल्फ से काउंट करके बैठे हैं। अगर किसी वजह से सेल्फ का टैक्स बन रहा है 10,000 और ऑफिसर ने आके बना दिया 12,000, तो हमको ऑफिसर वाला ही पे करना पड़ेगा हमेशा, जितना वो बताएगा, भाई तुमको इतना टैक्स पे करना है। हमारी बुक्स कितना बता रही हैं, 10,000, ऑफिसर कितना बता रहा है, 12,000, हमें 2,000 ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। जब भी ज़्यादा पेमेंट होगा वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ होगी हमेशा। इसमें ज़्यादा पेमेंट है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटीज़ में चला जाएगा। कितना रुपया, 2,000। लेकिन अगर हमने बनाया 12,000 का और ऑफिसर ने कहा कि भाई वो जो है 10,000 का देना है बस, तो 2,000 बच गए हमारे लिए, जो बच गया वो हमारे लिए असेट्स है। फिर ये वाला जो है डिफर्ड टैक्स असेट्स, ये वाला। बात समझ गए। क्वेश्चन में ऐसे ही बोलेगा कि बुक्स में जो टैक्स है वो कितने का है, 10,000 रुपये का है, लेकिन रियल में टैक्स भुगतान कितने किया, 12,000 का किया गया, तो 2,000 रुपये आपके डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में आएंगे, और 2,000 बच रहे हैं तो फिर आपके डिफर्ड टैक्स असेट्स में आएंगे। इधर क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वो सीधा बोलेगा अन्य, मतलब जो देता है वो लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन के लिए, तो उसको यहाँ लिखना है सीधा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अच्छा एक होता है प्रोविजन, एक होता है फंड, दोनों में अंतर होता है। प्रोविजन होता है जैसे कि होता है ना, रिजर्व और प्रोविजन दोनों सेम बातें हैं। रिजर्व जो होता है जनरल रिजर्व, प्रोविजन जो होता है किसी स्पेशल चीज़ के लिए बनाया जाता है। रिजर्व जो होता है वो सामान्य होता है, कभी भी कोई भी हानि हो आप रिजर्व में से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन प्रोविजन स्पेशल के लिए बनता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो जब बैड डेट्स होगा तभी प्रोविजन का यूज़ होगा, जब बैड डेट्स होंगे तभी प्रोविजन का यूज़ होगा। एक होता है फंड, अगर किसी प्रोविजन के अमाउंट को यूज़ में नहीं आ रहा है और आपके पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट वाले चैप्टर में समझा था हमने। एक होता है सिंकिंग फंड, एक होता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जब कोई भी फंड या कोई भी प्रोविजन इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो प्रोविजन का नाम बदल के फंड हो जाता है। फिर वो जैसे वहाँ पे सिंकिंग फंड कर दिया था क्योंकि उसको इन्वेस्ट करते थे आगे में ना, ऐसे। अब करंट लायबिलिटीज में क्या था, जो 12 महीने से कम के रहने वाले हैं आपके, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, छोटे समय के लिए किसी उधार ले लिया। ट्रेड पेबल में 2 वैल्यू आती हैं, एक तो इसमें आता है क्रेडिटर्स, एक आएगा इसमें क्रेडिटर्स, और प्लस इसमें आता है बीपी, बिल्स पेबल। 2 वैल्यू इंक्लूड होती हैं इसमें। अदर करंट लायबिलिटीज के लिए बोलेगा वो तुमसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, छोटे समय के लिए जो प्रोविजन आप बनाएंगे 12 महीने से कम के लिए, ये सब के सब आएंगे लायबिलिटीज में। क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि सारी अमाउंट होंगी, कुछ ही अमाउंट क्वेश्चन में दी होती है। समझ गए बात को। अब असेट्स में क्या है, नॉन करंट असेट्स, इसमें पहला है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स वो सारी असेट्स हैं जिनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से नहीं ले जा सकते। ले तो जा सकते हो लेकिन आसानी से नहीं ले जा सकते हो, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। मानो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आसानी से ले जाओगे 1 लाख रुपए को, है ना। लेकिन अब 1 लाख का फर्नीचर है, सोफ़ा है, कुर्सी है, टेबल है, ले तो जाओगे लेकिन आसान नहीं है, आसानी से नहीं ले जा पाओगे। तो ऐसी कोई भी असेट जिसको आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ना ले जा सकें, वो सारी की सारी कहाँ आएगी, फिक्स असेट्स में आएगी। अब इसमें क्या होता है, एक टेंजिबल होती है, एक इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल वो असेट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी की सारी टेंजिबल। फर्नीचर है, कुर्सी है, टेबल है, बिल्डिंग है, कार है, तुम्हारे ढोर हैं, है ना। अच्छा, ये ढोर जो होते हैं ना, ये भी असेट्स होती है, बैलेंस शीट में शो होती है। किसी की कंपनी है, डेयरी फार्म हाउस है किसी का, अब उसका फर्नीचर तो होगा नहीं, उसका तो भैंस होंगी ना, तो भैंस भी उसकी असेट्स है, और लिखेगा भैंसों का नाम लिखेगा वहाँ, ऐसे नहीं रानी भूरी, ऐसे भैंस का नाम नहीं, भैंस। चलिए, तो जिनको आप छू सकते हैं वो टेंजिबल, जिनको नहीं छू सकते वो इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल में कौन आते हैं, जैसे गुडविल है ना, हॉलमार्क, ट्रेडमार्क्स, ये सारे के सारे जिनका नाम होता है असेट्स में लेकिन होती नहीं है असेट, जैसे कि किसी का सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, ऐसे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को हम खुद बनाते हैं, तो अगर कुछ चीज़ें पूरे तरीके से बन के तैयार नहीं हुई हैं, अभी अधूरी हैं, बन रही हैं वो, है ना, तो वो सारे के सारे कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि मानो हमारा फर्नीचर बनाने का काम है और 10 लाख रुपए का फर्नीचर बन के तैयार नहीं हुआ है, बन रहा है, अभी बन जाएगा, तो वो क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है वो। एक क्या होता है, इंटेंजिबल असेट्स, और ये क्या है, अंडर डेवलपमेंट। तो अंडर डेवलप, इंटेंजिबल का मतलब कोई सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी आपके पास, सॉफ्टवेयर बन के रेडी नहीं हुआ है, बन रहा है, अभी प्रोसेस में है, तो वो कहाँ आएगा, इंटेंजिबल असेट्स में आएगा। समझ गए वाली बात को, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि लंबे समय के लिए किया गया है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 10 साल के लिए, आपने आरडी ले ली, एफडी ले ली, इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया, ये सारे के सारे खाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। डिफर्ड टैक्स असेट्स मैंने अभी भी बताया आपको कैसे निकलता है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अगर आप किसी को लोन दे, ये 2 बातें होती हैं, अगर लिखा है लॉन्ग टर्म लोन और साथ में ये बात नहीं लिखी तो लॉन्ग टर्म लोन इधर आ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस लिखा है तो एडवांस का मतलब है तुमने किसी को एडवांस पैसा दिया है लोन के तौर पे, वो हमेशा असेट्स में आएगा। अदर नॉन करंट असेट्स और जो दे रखी होंगी उसमें सारी की सारी इसमें आएंगी। अब इसके बाद में करंट असेट्स में क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, छोटे समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया। स्टॉक इन्वेंट्री बात एक ही रहती है। ट्रेड रिसीवेबल में 2 वैल्यू आएंगी, एक डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड इक्विवेलेंट्स में कैश और बैंक आते हैं दोनों, जो कैश कैसे होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस इसमें आएंगे, छोटे समय के लिए एडवांस दिया तुमने। अदर करंट असेट्स में से कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, पहले हमने पढ़ा था असेट्स में आता था, ये टोटल होगा असेट्स का बैलेंस आएगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात समझो काम की बात यह है कि मानो हम नॉन करंट लायबिलिटीज में चल रहे हैं क्वेश्चन में, लेकिन हमको इनमें से समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ जाएगी। हेड तो हमको पता है कि नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगा, लेकिन इसका सब हेड नहीं पता किस में जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में जाएगा या अदर लॉन्ग टर्म में जाएगा, ये नहीं पता पड़ पा रहा है। तो एग्जाम में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसकी अमाउंट कभी इसमें चली जाती है तो गलत नहीं है। अगर कोई भी सब हेड मिसिंग होता है तो उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन हेड मिसिंग नहीं होना चाहिए। आना चाहिए था शेयर होल्डर फंड में, लिख दिया तुमने नॉन करंट लायबिलिटीज में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो परसेंटेज बेसिस पे निकलती हैं। उसने बोला कि शेयर होल्डर फंड का 10% आएगा, लेकिन आपने एक वैल्यू यहाँ लिख रखी है तो 10% वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर सब हेड में मिसिंग है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हेड में मिसिंग है तो वो नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप एकदम, ठीक है। समझ में आया ये कुछ, ठीक।